हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 5 का जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसको। ठीक है, तो आज की क्लास हर बार की तरह मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आपको पेन और कॉपी साथ लेके बैठना है और बीच में क्लास को छोड़ के भागना नहीं है, तो भाग जाते हो आप लोग। ठीक है, चैप्टर 5 हमारा क्या है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। अब वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, तो इस अलग अलग टॉपिक से आपके एग्जाम में से लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहती हूँ कि सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप सभी के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे, ठीक है, 12th बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए न्यू बैच का स्टार्ट किया गया है, जो कि आपका क्या है, शिखर बैच। ठीक है, शिखर बैच 2.0। अब इसमें क्या कराया जा रहा है, जैसे आपका शिखर बैच में कराया जाता है सेम वही चीजें, लेकिन वहां पे अगर आप ज्वाइन होते तो आपको चीजें बहुत ज्यादा पढ़ाई जा चुकी है। लेकिन आपको ये जो न्यू बैच आपकी है शिखर बैच 2.0, ठीक है, अभी शिखर बैच 2.0 से जुड़ो, ज्वाइन होने के लिए बच्चे आपको क्या करना होगा कि आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो को डाउनलोड आप करेंगे। डाउनलोड करने के बाद अब हमारी बैच शिखर बैच 2.0 से आपको ज्वाइन हो जाना है। अब आपको इसमें दी क्या चीज आ रही है, डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है, क्लास नोट्स पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है। आपकी जो क्लासेस होगी वो डेली लाइव है, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, ऐसा नहीं कि आपकी जो क्लासेस डेली चले उससे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपकी 10 से 12 घंटे की लाइव क्लासेस होती है। लाइव डाउट क्लासेस होती है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा क्लियर नहीं होगा तो लाइव डाउट क्लासेस के जरिए आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। साथ साथ आपको क्लास नोट पीडीएफ, ठीक है, और ऑनलाइन वीकली टेस्ट दिया जाएगा, साथ साथ स्टडी मटेरियल भी। आपके हफ्ते में एक दिन टेस्ट करवा लिए जाएंगे कि यानी कि जो आपने एक हफ्ते के अंदर पढ़ा वो आपकी सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद स्टडी मटेरियल आपको चैप्टर वाइज बुकलेट दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी बुक अदर बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप खरीदते हो कि अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी ऐसे होगी, इस बुक को ले लेंगे तो हमारी तैयारी ऐसे होगी। तो यहाँ पे आपको किसी बुक को भी जरूरत नहीं होगी लेने की। और इसमें करवाया क्या है, आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, संपूर्ण महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को आपको चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर करवाया जाएगा, गेस्ट पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। उसके साथ साथ इसमें पिछले 5 साल का पेपर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 साल आपके पूछे हैं, तो आपके पिछले 5 साल के जो पेपर है वो भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज ही हमारी इस बैच से ज्वाइन हुई है, आपके पास एक बेहतरीन मौका है। अभी भी आपकी तैयारी अगर नहीं हुई है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी एकदम जीरो है, तो आपको यहाँ जीरो से आपकी तैयारी जीरो लेवल से स्टार्ट की जाएगी, यानी कि चैप्टर 1 से आपका ये इस बैच में आपको स्टार्ट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे इच्छुक है वो हमारे इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे इस बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब अगर इससे भी ज्यादा कोई दिक्कत होती है आपको, तो ये कांटेक्ट नंबर है 930-577-1375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, जो भी आपको डाउट होगा। अब हम लोग चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी 2 से 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो भाई बेटा 2 से 3 नंबर लिखने का मतलब होता है कम से कम आप एक पेज लिखो, है ना, एक पन्ना लिखो, तो आपको 2 से 3 नंबर मिलेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य होता है। आपने पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, मैंने पढ़ा रखा है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, समयुग्मजी और विषम युग्मजी को आप बोलते एलील। ठीक है, सम का मतलब होगा अगर यहाँ पे एलील क्या होगा, टीटी होगा, ठीक है, दोनों क्या होंगे, कैपिटल टीटी। तो आपको ये बच्चे पता है क्या, आपके शुद्ध लंबा पौधा है ना, ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है। अब यही आपके क्या है, स्मार्ट टीटी। तो आप इसको क्या बोलते हो कि ये जो पौधा है ये क्या है, शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है, ये क्या, ये पौधा जो आपको क्या है, ये क्या है, शुद्ध बौना है। ठीक है,
तो इनको क्या बोलते हैं, समयुग्मकी, यानी कि जिसके जो युग्मज हो वो क्या हो, समान हो। तो अगर आप किसी में भी क्रॉस कराते हो, जैसे आप मेंडल्स के प्रथम लॉ में क्रॉस कराते हो, तो अगर ये दो जनक है, अब इन दो जनक के बीच में आपको क्या करवाने, क्रॉस करवाने हैं, तो पहले आप क्या करते हो, इनके गैमेट्स बनाते हो, है ना। तो जब आप गैमेट्स बनाओगे, तो अगर यहाँ पे आपको डिफरेंस रहता तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, यहाँ पे अलग अलग आप बना भी सकते हो या मिक्स में भी बना सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, टी ले लिया, टी ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, टी ले लिया, टी ले लिया, ये क्या बन गया, गैमेट्स। अब इनके बीच आप जब क्रॉस कराते हो तो यहाँ पे सारे पौधे आप देखते हो कि सारे पौधे क्या होते हैं, लंबे पौधे आते हैं। तो ये क्या होती है, समयुग्मजी होती है। इसी तरह आपने अब यहाँ पे हमने क्या कराया कि ये हमने दो समयुग्मसी जनक के बीच हमने संकरण कराया, और हमने क्या पाया, शुद्ध लंबा पौधा। लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये क्या होते हैं, ये विषम युग्मजी होते हैं। इनको आप क्या बोलोगे, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी कहोगे। यानी कि समयुग्मजी, ये दोनों आपके क्या है, समयुग्मजी। समयुग्मजी, समयुग्मजी को आप बोलते हो होमोजाइगस। क्या बोलते हो, होमोजाइगस। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। ठीक है, क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ओके, अब इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। यानी कि इसमें जो क्या एलेल है, क्या है, डिफरेंस है, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये पढ़ो। आंसर क्या आपको करना है कि समयुग्मजी यह एक द्विगुणित अवस्था है। जो समयुग्मजी होती है ये क्या होती है, एक द्विगुणित अवस्था। द्विगुणित अवस्था ये होती है ना, डिप्लॉयड। ठीक है, जिसमें दोनों एलील एक समान होते हैं। मैंने क्या बात किया, ये क्या होते हैं, द्विगुणित अवस्था होती है जिसमें दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं। एक एलील ए, एक एलील ए, तो ये क्या है, युग्म है। ठीक है, युग्म विकल्पी इसको बोलेंगे, और इंग्लिश में एलील बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, समान है। ठीक है, जैसे टीटी अथवा जब किसी पादप के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म यानी फैक्टर पेयर्स या जीन समान होते हैं, यानी कि उसके जो जीन क्या होते हैं, समान होते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि फिनोटाइप में आप क्या देखते हो, प्लांट्स की बाह्यकारिकी को देखते हो, और जीनोटाइप में आप क्या देखते हो, प्लांट्स की जीनी संरचना को देखते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलील्स एक समान होते हैं। ठीक है, जो एलील होंगे वो क्या होते हैं, यानी युग्म विकल्पी क्या होंगे, वो समान होंगे। जैसे अगर एग्जांपल कैपिटल टीटी या स्मॉल टीटी। ठीक है, जब किसी पादप की इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्मक यानी फैक्टर पेयर्स या जीन समान होते हैं, तो यह पादप उस लक्षण के लिए सयुग्मजी कहलाता है। तो ऐसे पादप को सभी युग्मक एक समान होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा आपका, एक समान। विषम युग्मजी को क्या आप बेटा बोलते हो, हेट्रोजाइगस बोलते हो। ठीक है, हेट्रोजाइगस। तो यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील असमान होते हैं, जैसे टीटी। तो ये अगर आपका यहाँ पे आया कि ये आया, तो इसको आप बोलोगे समयुग्मकी। ठीक है, अगर आप इसके और इसके बीच में क्रॉस कराते हो तो आप क्या बोलोगे कि समयुग्मजी, और विषम युग्मजी के विकल्प में मध्य में क्या कराया आपने, क्रॉस कराया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। अब आपने ये और यहाँ पे जब आप क्रॉस कराते हो तो इसमें क्या बोला जाएगा कि ये तो दोनों जनक है वो क्या है, समान है, यानी कि होमोजाइगस। ठीक है, आगे, जब किसी पादप की इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्मक अथवा जीन विपरीत प्रभाव वाले होते हैं, तो यह पादप उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। और ऐसे पादप से दो प्रकार के दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, और समयुग्मजी उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और विषम युग्मजी उस लक्षण के लिए संकर होते हैं। यानी कि जो समयुग्मजी होंगे वो उस लक्षण के लिए क्या होंगे, शुद्ध होंगे, है ना, क्या होंगे, प्योर होंगे। लेकिन जो हेट्रोजाइगस होंगे वो क्या होंगे, संकर होंगे, यानी कि हाइब्रिड होंगे। ठीक है, क्या होंगे, संकर होंगे, यानी कि हाइब्रिड होंगे। ओके, तो ये होता है आपके समयुग्मजी और विषम युग्मजी में क्या हो गया आपके अंतर, यानी कि या तो अंतर बोलेंगे या क्या तात्पर्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। प्रभाविता और अप्रभाविता में आपको क्या करना है, विभेद करना है, यानी कि अंतर को बताना है कि प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर होते हैं। अब प्रभाविता और अप्रभाविता के में अगर मैं अंतर की बात करूंगी तो आपको ये पता है कि जो हमारे मंडल जी थे, ठीक है, आपने ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना है। कौन से वैज्ञानिक? ग्रेगर जॉन मेंडल नामक ये क्या है, वैज्ञानिक है, ठीक है, क्या है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1856 से 1863 यानी कि 7 वर्ष इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है, 7 वर्ष इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। अध्ययन इन्होंने किस पे किया? इन्होंने, इनको पादरी भी कहते हैं, इन्होंने अपने बगीचे में इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स रखे थे, लेकिन उन्होंने उस प्लांट्स को चुना जो पौधा क्या था, कम समय में अपने सिम्टम्स को, अपनी संतति को, अपने लक्षण को शो करे। तो इन्होंने क्या लिया, एक फसली मटर का पौधा लिया। क्या लिया? फसली। हालांकि जो मटर की भी प्रजातियां क्या होती है आपकी अलग अलग होती हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिया, फसली मटर के पौधे को लिया। मटर के पौधे को क्या कर लिया, इन्होंने लिया। अब मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम आप क्या बोलते हैं? जो मटर का पौधा यानी कि पी का वैज्ञानिक जो नाम होगा, इस पी का जो क्या होगा, साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। हम इसको हमेशा अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने ऐसे प्लांट्स को लिया जो कि अपने प्रभाव को बहुत जल्दी शो करे। तो उन्होंने क्या लिया, फसली मटर के पौधे के लिया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक जो उसका नेम होता है वो क्या होता है, पाइसम सटाइवम। पाइसम को हमेशा जो उसका जो पाइसम सटाइवम है ये इसके जीनस को, ठीक है, किसको, वंश को डिनोट करता है, और सटाइवम इसके स्पीसीज को। तो आपको पता है कि वंश और जाति को हमेशा, वंश को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखोगे और जाति को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखोगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया क्या था, जब इन्होंने अपना सर्च किया तो इन्होंने 7 विपर्यासी लक्षण को लिया। कितना लिया? 7 विपर्यासी लक्षण को अपने किसमें, 7 विपर्यासी लक्षण को अपने रिसर्च में या अपने अध्ययन में इन्होंने चुना था। लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पौधे की लंबाई पे काम किया, ठीक है, किस पे काम किया, पौधे की लंबाई पे। तो पौधे की लंबाई पे या पौधे की हाइट पे, है ना, पौधे की हाइट पे कार्य किया। तो आपको ये पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, कुछ लंबे पौधे होते हैं, कुछ बौने पौधे होते हैं, कुछ ना तो बहुत ज्यादा लंबे, कुछ ना बहुत तो ज्यादा छोटे होते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया कि शुद्ध लंबा पौधा लिया और शुद्ध बौना पौधा लिया, ठीक है। क्या किया इन्होंने, क्या किया, शुद्ध बौना। तो शुद्ध बौना पौधे को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग है। और जो आपके क्या होते हैं, शुद्ध बौना होता है उसको स्मॉल टी से, तो ये क्या है, शॉर्ट है। इतनी बात क्लियर। आपको अब यहाँ पे क्या इन्होंने क्या लिया, 2 जनक को लिया। ये दोनों आपके क्या है, जनक, यानी एक जनक क्या है, पूरे लंबे हैं, शुद्ध लंबे हैं, और एक जनक क्या है, शुद्ध बौना है। अब इन्होंने, आपको ये पता है कि जब आप किसी को संकरण कराते हो तो संकरण कराने से पहले आप क्या बनाते हो, युग्मक निर्माण करते हो। क्या बनाते हो, युग्मक को बनाते हो। तो जब आप यहाँ पे युग्मक को बनाओगे, तो युग्मक को अगर आप यहाँ बनाते हो तो कैपिटल टी, ठीक है, ये आपके क्या बन रहे हैं, युग्मक। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है। जब आप क्रॉस कराते हो तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे जो सारे पौधे आएंगे, है ना, यहाँ से इनकी जो प्रथम पीढ़ी होगी वो क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये इनकी क्या है, ये इनकी है F1 पीढ़ी। तो इन्होंने इसमें क्या देखा, ये देखा कि जो मेंडल जी का प्रथम लाभ, उन्होंने ये देखा कि हमने तो 2 पौधे को लिया, एक शुद्ध बौना पौधा लिया और एक शुद्ध लंबा पौधा लिया। जब हमने 2 पौधों को बीच में संकरण कराया
तो क्या देखा कि जो लंबा पौधा वाला था उसने अपने लक्षण को प्रथम पीढ़ी में शो किया, है ना, और जो बौना पौधा था वो अपने लक्षण को शो ही नहीं किया। तो जो लक्षण शो होंगे उसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण क्या होंगे, शो नहीं होंगे, उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब देखो यहाँ पे तो हमें क्या बोलेंगे कि प्रभावी लक्षण, ठीक है, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण में बोला जाएगा, तो यहाँ पे जो लंबापन है वो क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो लंबा वाला पौधा था ना, ठीक है, जो लंबा पौधा था, यानी कि जो क्या होगा, लंबा पौधा होगा, वो होगा आपका डोमिनेंट फैक्टर। क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर, या हिंदी में आप क्या बोलोगे, प्रभावी कारक। क्या बोलोगे, प्रभावी, हिंदी में बोलोगे प्रभावी कारक। ठीक है, ये हो गए प्रभावी कारक। उसके बाद जो बौना पौधा था, ठीक है, जो बौना पौधा है वो क्या किया, अपने लक्षण को शो नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी कारक। क्या बोल देंगे, अप्रभावी कारक, अप्रभावी कारक। ठीक है, अप्रभावी कारक बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर। ठीक है, रिसेसिव फैक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान देना है। तो अब आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इतनी बात समझ में आई। ये मेंडल्स का प्रथम लाभ है। अब आगे चल के क्या देखते हो, जब मेंडल जी ने क्या किया, F1 पीढ़ी में क्या कराते हो, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी कि स्वपरागण की इन्होंने क्या किया, क्रिया को कराया। तो स्वपरागण की जब इन्होंने क्रिया को कराया तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों, तो अगर इनके बीच में और इनके बीच में इन्होंने क्या किया, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण के कराने के बाद यहाँ पे आपको पुनेट वर्ग में आप इसको क्रॉस कराएंगे तो ये ज्यादा आपको इजी होता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इनके बीच में जब आप संकरण करा रहे हो तो आपको देखो ये चीज मिलेंगी, क्या मिलेंगी, देखो जब कैपिटल टी तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ से कैपिटल टी तो कैपिटल टी, फिर यहाँ से होगा, ठीक है, ये इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इससे करेगा तो स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 75% क्या हो जाएगा, लॉन्ग प्लांट्स होगा। ठीक है, लॉन्ग प्लांट होगा, और 25% हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट प्लांट्स होगा। और इसके जीनोटाइप फिनोटाइप को देखोगे तो इसका क्या आ जाएगा, जो फिनोटाइप होगा, है ना, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:1। और आप इसका जीनी संरचना जब देखोगे, जीनोटाइप देखोगे, तो जीनोटाइप का जो जीनी संरचना आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1। ठीक है, अब ऐसे भी आप देख सकते हो, कैसे देखोगे, हमें जो प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 2 है, ठीक है, 2 है, और इसकी संख्या 1 है, तो 1:2:1, 1 इसकी संख्या 2, तो 1 इन दोनों को मिला के 2 और 1, तो 1:2:1, ये होती है इसकी जीनी संरचना। ठीक है, अब देखो, अब आपका इसमें लिखा क्या है, अब आपको विभेद करना है। अब क्या लिखोगे, इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक जीवधारी के लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, इकाई के रूप में। कैसे हो जाएंगे, इकाई के, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिख क्या रहा है, जब आपने क्या लिया, शुद्ध लंबा पौधा को लिया। सबसे पहले जो हमारे मेंडल जी ने क्या किया, मेंडल जी ने हमारे क्या किया, और आपको ये चीज भी आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आनुवंशिकी, या आप बोल सकते हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप क्या बोलोगे, शॉर्ट में आप मेंडल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, मेंडल्स भी बोल सकते हो, या ग्रेगर जॉन मेंडल्स भी कहोगे। ठीक है,
तो अब इन्होंने क्या किया, आपने 7 वर्ष के अध्ययन लिया, 7 वर्ष के अध्ययन में इन्होंने क्या किया कि 7 विप्रार से लक्षण लिया, लेकिन 7 विप्रार से लक्षण लेने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पौधे की हाइट पे कार्य किया। तो पौधे की हाइट पे कार्य करने के लिए इन्होंने लॉन्ग पौधा लिया, शॉर्ट पौधा लिया। अब इन दोनों के बीच में इनका क्या बनाया, गैमेट्स बनाया। तो इनकी जो यफन पीढ़ी आई, यफन पीढ़ी में इनको सारे पौधे क्या दिखे, लंबे पौधे दिखे, है ना। सारे पौधे इनको कैसे दिख गए, लंबे दिख गए। जब इन्होंने क्या किया तो इनमें क्या हुआ कि जो लंबापन था, ठीक है, ये जो लंबापन था वो अपने लक्षण को क्या किया, यहाँ पे शो किया। तो जो अपने यानी कि बौने पौध के को दबा दिया, ठीक है, इसके लक्षण को क्या किया, दबा दिया, और अपने जो लंबेपन को क्या किया, शो किया। तो यहाँ पे जो लंबा पौधा ने अपने लंबेपन को शो किया है, तो इसको हमने क्या बोला है, डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। क्या बोला, डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभावी कारक। क्या बोलोगे, प्रभावी कारक कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब जब पौधे ने क्या किया कि अपने बौनेपन को यहाँ पे शो नहीं किया, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, बौनापन शो नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी कारक, यानी कि रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। अब क्या हुआ कि जब इसकी सेकेंड पीढ़ी आई, यानी कि F1 पीढ़ी में क्या कराया गया, सेल पॉलिनेशन कराया गया। तो सेल पॉलिनेशन कराने पे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। जब आपने कैपिटल टी से क्रॉस कराया तो आपके मिले कैपिटल टी, यानी कि लंबा, शुद्ध लंबा पौधा मिला। फिर आपने कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो आपको लंबा पौधा मिला, लेकिन हेट्रोजाइगस मिला। ये आपके क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस, है ना, हेट्रोजाइगस मिल गए। उसके बाद यहाँ पे शुद्ध बौना पौधा भी मिल गया। तो यही होता है मेंडल्स का प्रभावी और अप्रभावी कारक, जिसमें आप क्या बोलोगे कि प्रत्येक जीवधारी के लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, और ये लक्षण किसी न किसी विशेष गुण के रूप में, युग्मक के रूप में क्या होते हैं। तो ऐसे जीन जो दूसरे के प्रदर्शन को रोकता है वो क्या कराएगा, डोमिनेंट फैक्टर कहलाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये डोमिनेंट फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पे दिखा, यानी कि इसने क्या किया, अपने प्रभाव को शो किया, और अपने प्रभाव को दिखाने के लिए इस प्रभाव को क्या कर दिया, इसने दबा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, प्रभावी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा आएगा कि जबकि दूसरा जीन जो प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे अप्रभावी कारक कहते हैं, और इंग्लिश में रिसेसिव फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो बौनापन था वो अपने लक्षण को शो नहीं किया, तो शो नहीं किया तो यहाँ पे क्या हो गया, अप्रभावी रिसेसिव फैक्टर, यानी कि अप्रभावी कारक, ठीक है। क्या हो गया, अप्रभावी कारक। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग क्रमशः A व B है, तो जनकों के जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप पता कीजिए। आपको मैं ये बता दूं सबसे पहले कि जीनोटाइप और फिनोटाइप होते क्या है। देखो, जीनोटाइप जीनोटाइप में आप किसी भी जीव की, ठीक है, किसी भी जीव की जीनी संरचना को देखते हो। क्या देखते हो, जीनी संरचना को देखते हो। जीनी संरचना क्या होगा, आपके क्या हो जाएंगे, जीन स्ट्रक्चर, है ना। जीन स्ट्रक्चर को आप देखोगे किसी भी जीव के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल में आप क्या करते हो, एग्जाम्पल जैसे कैपिटल टी हो गया, है ना। इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो ये किसी भी जीव की, इनको हम इन तीनों को बोलेंगे कि ये क्या है, जीनोटाइप है। क्या है, जीनोटाइप है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या है, ये जीनोटाइप है। अब अगर यहीं पे आप किसकी बात करोगे, फिनोटाइप की, है ना। किसकी बात करते हो, फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप में आप क्या देखते हो, फिनोटाइप में आप किसी भी जीव के क्या देखते हो, मॉर्फोलॉजी। क्या देखोगे, मॉर्फोलॉजी को देखोगे। मॉर्फोलॉजी में आप क्या देखोगे, इसके आकार क्या है, ठीक है, इसका आकार, यानी कि आप क्या देखोगे, शेप को देखोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या देखोगे, रंग को देखोगे। रंग में आपका क्या हो जाएगा, कलर को, है ना, क्या देखोगे कि कलर कैसा है। इसी तरह मॉर्फोलॉजी में एक और आता है, मॉर्फोलॉजी में आप ये देखते हो, जैसे हमने क्या देखा, बीज का आकार, है ना,
बीज का आकार देखते हो, बीज का आकार। तो बीज के आकार में आपको दो चीजें आती हैं। दो चीजें आपकी कौन कौन सी आएगी? एक तो गोल बीज, ठीक है, क्या आएगी? गोल बीज, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? झुर्रीदार बीज। तो ये सारे जो गुण आएंगे वो क्या हो जाएगा? इसका फिनोटाइप आएगा। फिनोटाइप किसका आएगा? किसी भी जीव का, ठीक है। तो आप इसको फिनी संरचना को देखते हो तो इसको हम बोलेंगे कि ये किसी जीव का क्या है? फिनोटाइप है। यानी कि मार्फोलॉजी में क्या देखोगे? आकार देखोगे, रंग देखोगे, और उसके साथ एग्जाम्पल है बीज का आकार और झुर्रीदार बीज, साथ साथ उसके रंग में आपने कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखे हो ना, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें संकरण कराया गया, क्या गया था? यानी कि रेड फ्लावर लिया गया था। क्या लिया गया था? आपने जो मेंडल का विचलनवाद देखते हो तो क्या देखते हो? एक रेड फ्लावर लिया गया था और एक क्या था? व्हाइट फ्लावर। अब इस रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के बीच में जब क्या किया गया था? क्रॉस कराया गया था, तो इनमें क्या आया था? पिंक फ्लावर आया था, है ना? क्या था? पिंक कलर का एक फ्लावर भी शो किया था। इसको को क्या बोलते थे आप? सहप्रभाविता, या इसी को आपने क्या बोला? अपूर्ण प्रभाविता कहते हो, अपूर्ण प्रभाविता कहते हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सब अप्रभावी और सप्रभावी में लक्षण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि रुधिर वर्ग की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। लाल रुधिराणु पर उपस्थित प्रतिजन एवं प्रभावी जीन ये के कारण होता है। यदि प्रभावी जीन ये उपस्थित है, ए डैश उपस्थित है, तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं तथा वो रुधिर का वर्ग होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ में भी बोल सकते हैं कि आपका बच्चा क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप में आप क्या देखते हो कि जो हमारे मानव का क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा, है ना। मानव का जो ब्लड ग्रुप होगा, आपको पता है कि जो मानव का ब्लड ग्रुप है, मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। ये मानव के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब आपको इसमें देखनी क्या है? देखनी आपको ये बच्चा कि आपको ये पता है कि अगर ये सारी चीजें आरबीसी पे डिपेंड करती है। अगर मानव के रुधिर में आरबीसी पे एंटीजन यानी कि एंटीजन पे डिपेंड करता है ना, तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ई होगा, ठीक है। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर एंटीजन वो प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? वो होगा, या कोई प्रतिजन नहीं होगा, ये भी बोलेंगे हम, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों होगा, ठीक है, एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। यही बात ये बोल रहा है यहाँ पे कि रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है और लाल रुधिराणु पर उपस्थित यानी कि आरबीसी पे प्रतिजन एक प्रभावी जीन के कारण, ठीक है, यानी कि जिस पे जीन ए होगा ये, जीन बी होगा बी, ए बी होगा ए बी, ठीक है, कि कारण होता है। तो यदि प्रभावी, ठीक है, एंटीजन, तो यदि एंटीजन, ठीक है, यदि अप्रभावी जीन एंटीजन उपस्थित होता है तब लाल रुधिराणु पर कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं तथा वो रुधिर वर्ग वाला होता है। जीन, ठीक है, जीन के समक्ष अप्रभावी जीन ए, ठीक है, अप्रभावी जीन ए प्रतिजन ए या रुधिर वर्ग ए तथा जीन बी प्रतिजन या रुधिर वर्ग बी का निर्माण करती है। यानी कि प्रतिजन ए पर क्या होगा? ए का, बी का क्या होगा? बी का निर्माण करती है। जिन पे ए तथा बी दोनों होते स्वप्रभावी है, अतः एक विषम युग्म की व्यक्ति जिसका जीनोटाइप ए एवं बी है तो में प्रतिजन में ए तथा बी दोनों ही पाए जाते हैं, तो जिस कारण उसका रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी होगा। तो इस स्थिति में माता एवं पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः बी एवं ए है, जबकि शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? वो है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखना है, जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने जनक लिया, जनक का रुधिर वर्ग लिया, ब्लड ग्रुप को लिया, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। जब आपने क्या किया? क्रॉस को कराया, तो क्रॉस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हुआ? आपको ये भी ब्लड ग्रुप मिला, यहाँ पे ए बी मिला, यहाँ पे बी मिला, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे ओ, ठीक है।
तो ये होती है रुधिर वर्ग की वंशागति, जो कि आपके अपने एग्जाम के लिए तैयार रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन आता है, उसके बारे में आपको लिखने भी होते हैं, लिखने के साथ साथ आपको उसके बारे में डायग्राम भी यानी कि रेखा चित्र से दर्शाना भी होता है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लो फिर हम लोग बनाएंगे। आपको पता है कि मानव में लिंग निर्धारण, मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब मानव में जब आप लिंग निर्धारण देखते हो तो ह्यूमन में जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, ह्यूमन में, यहाँ पे अगर हम मानव की बात करें तो ह्यूमन, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण, किसमें, मानव में। आपके अलग अलग जीवों के भी आते हैं, तो मानव में लिंग निर्धारण की अगर आप प्रक्रिया को देखोगे, निर्धारण, ठीक है, आपको पता है मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46 और जोड़ा में कितना होता है, 23 जोड़ा, ठीक है, 46 और जोड़ा में कितना होगा, 23 जोड़ा होगा। ओके, इतनी बात क्लियर। अब इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, तो इनमें मादा, ठीक है, मादा, और एक तरफ क्या होगा, पुरुष होगा, पुरुष बोलेंगे या तो आप नर भी कह सकते हो ना, नर। तो मादा में आपको पता है कि इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होंगे, 46 होंगे, यानी कि जोड़ा कितना होगा, 23 होगा, और ये क्या होंगे, XX होंगे, ठीक है, क्या होंगे, XX। पुरुष में भी क्या होती हैं, 46 होते हैं, इनमें जोड़ा 23 होगा, और इनमें क्या होता है, 22 प्लस 1 यानी कि XX प्लस XY, ऐसे बोल सकते हो, या ये भी कह सकते हो 44 प्लस XY, ठीक है, और इनके आप क्या बोलोगे, 44 प्लस XX, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। इतना क्लियर। तो ये होता है पुरुष का गुणसूत्र और ये होता है माता का गुणसूत्र। तो यहाँ पे जो 23वां गुणसूत्र होता है ना, ये जो ये वाला, ये 23वां जो गुणसूत्र होता है, ये क्या होता है, यही लिंग निर्धारण की प्रक्रिया करता है, ठीक है, यानी कि महिला का जो 23वां XX और पुरुष का जो 23वां XY। तो यहाँ पे ये जो XY गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र, ठीक है, क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र। यानी कि यही जो गुणसूत्र है ये डिसाइड करेगा कि जो संतति होगी, है ना, क्या होगी, जो संतति आने वाली जो संतति है वो क्या होगी, वो होगी आपकी बॉय, होगी बॉय या गर्ल, ठीक है, यही गुणसूत्र आपका निर्धारित करता है। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखो, आगे आपको देखने को क्या मिलेगा, जब हम क्या कराएंगे, लिंग निर्धारण के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो यहां हम एक साइड क्या लेंगे, यहां आप लोगे मादा और नर। अब इन दोनों के बीच में XX और XY। अब आप जब क्रॉस कराने से पहले आप बनाते हो गैमेट्स, तो यहाँ आप बनाओगे गैमेट्स XX और XY। अब इनके बीच जब आपने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पे आप अगर पुनेट वर्ग में रखेंगे तो भी ठीक है, अगर आप पुनेट वर्ग में नहीं रखते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, आपने यहाँ पे जब आप इसको पुनेट वर्ग में रखोगे तो आप ये देखोगे कि आप जब क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे XY और XX का क्रॉस कराया, तो यहाँ पे क्या हो गई, लड़की हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, लड़का हो गया, यहाँ पे हुई लड़की और यहाँ पे हुआ लड़का, ठीक है, ये आपके पुनेट वर्ग, यानी कि ये क्या बन गए, बॉय हो गए, और ये दोनों, है ना, और यहाँ पे क्या आ गई, गर्ल आ गई। तो यहाँ हम बोलेंगे कि 50%, ठीक है, 50% बॉय होंगे और 50% क्या होंगी, गर्ल होंगी। और ये सारे जो डिपेंड करेंगे वो किस पे करेंगे, मेल पे डिपेंड करेगा, यानी कि पुरुष डिपेंड करेगा, लड़का होगी कि लड़की। अब यहाँ पे भी अगर आप क्रॉस कराओगे, इसने क्या दिया, आपने एक्स गुणसूत्र को दिया, है ना, फिर यहाँ पे इसने क्या दिया, आपने
इस गुणसूत्र को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कितना हुआ यक्स यक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, अब इस क्रॉस को करा लेना, ये आपका ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें आप मिस्टेक नहीं कर पाते हो। तो ये होती है। अब आपको दिया कि आंसर में क्या लिखना है, आंसर में आप क्या लिखोगे कि मानव में लिंग निर्धारण मानव में दो प्रकार के होते हैं, समजात गुणसूत्र है ना, किससे, समजात गुणसूत्र जिसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, एक कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, कायिक सेल में, यानी कि वेजिटेटिव सेल में पाई जाती है, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र जिसको सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं, ये युग्मकों या जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इन पर लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम में, यानी कि कहाँ पाए जाएंगी, जनरेटिव सेल में पाए जाएंगी, और इनमें क्या होते हैं, लिंग निर्धारण करने वाले जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, लिंग निर्धारण करने वाले जो जीन होते हैं वही डिसाइड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। आगे, लिंग निर्धारण की यक्स वाई विधि से दोनों लैंगिक गुणसूत्र यक्स यक्स होते हैं, और पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र यक्स और दूसरा वाई होता है, ठीक है। स्त्री में अंडजनन के फलस्वरूप बने सभी अणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्र का और एक एक्स लैंगिक गुणसूत्र का होता है। तो ये प्लस एक्स, अतः सारे अंडाणु एक समान होते हैं, इसलिए स्त्री को समयुग्मकीय लिंग यानी कि होमोजाइगोटिक सेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, होमोजाइगोटिक सेक्स कहते हैं, ये ध्यान देना आपने। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन के फलस्वरूप बने कुछ शुक्राणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्र का और एक यक्ष गुणसूत्र एवं कुछ शुक्राणुओं में एक सेट दैहिक गुणसूत्रों का, ठीक है। किसका, दैहिक गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र ए प्लस एक्स या ए प्लस वाई होते हैं। अतः दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, लगभग 50% शुक्राणु ए प्लस एक्स और 50% ए प्लस वाई गुणसूत्र वाले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए पुरुष को विषम युग्म की लिंग यानी कि हेट्रोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। निषेचन के समय यदि ए प्लस वाई शुक्राणु का समेकन और ए प्लस एक्स शुक्राणु के साथ होगा तब मादा संतान पुत्री पैदा होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको क्या कर लोगे, आपको इस लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को क्या करना है, समझाना है। तो आपको समझाने के लिए इसको एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। ये नहीं कि रामायण कथा की तरह सुनना है कि मैं अब रामायण कथा की तरह वाच रही हूँ और आप ऐसे करके बैठ के शांति से सुन रहे हो, है ना। तो ये नहीं करना है, देखना है, सुनना है, सीखना है और आपको तैयार भी करना है। आगे एक क्रॉस देखिए, क्रॉस में यहाँ पे मादा है, यहाँ पे नर है, यक्स यक्स है, यक्स वाई है। क्या बनाया हमने, गैमीट बनाया। तो यक्स 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 वाई, इसने अपने क्या दिया, एक्स गुणसूत्र को दिया। अगर महिला का एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से क्या किया, संलयित हुआ तो क्या बना यक्स, इसका किया तो क्या बना वाई, फिर क्या बना यक्स वाई। तो यहाँ पे 50% यहाँ पुत्री बनी, यहाँ पुत्र बना, पुत्री बनी, पुत्र बनी। तो यहाँ ने यहाँ की 50% का है ना, 50% का क्या है यहाँ पे अनुपात है कि 50% लड़की होगी, 50% लड़का होगा। अब ये जो लड़का और लड़की होगी वो डिपेंड किस पे करेगा, पुरुष पे करेगा। तो ये आपको याद रखनी है, अपने बोर्ड एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। क्लियर। अब आपके क्वेश्चन क्या आते हैं, सप्रभाविता तथा अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। सप्रभाविता तथा अप्रभाविता को, अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करें। आपको ये पता होगा कि जो मेंडल का आनुवंशिक नियम था उसके हट के एक नियम आया जिसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंट, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम। वो जो नियम था वो मेंडल जी के नियम से अलग नियम था। अब क्या था वो आपको देखना है। सप्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें यौवन पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है, और इसका एक उदाहरण है मानव में ए बी ओ रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की आरबीसी ए बी ओ रुधिर वर्गों का नियंत्रण आई जीन एंटीजन है जिसके 3 एलील है ए बी एवं आई, यानी कि जो अब्सेंट होते हैं ना,
तो एलील ए तथा बी है, अतः यदि किसी व्यक्ति दोनों एलील की सहभागिता के कारण ही हो पाता है। अपूर्ण प्रभाविता, इसमें प्रभावी एलील किसी अप्रभावी एलील के गुणों को पूरी तरह नहीं ढक पाता है। तो ये आपको क्या कर देना है, आपके बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार करने हैं। लास्ट में क्या आएगा आपका, अगली हेडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त के कार्यों को लिखिए। आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में ब्लड के कार्य को भी पूछा जाता है कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं, यानी कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। अब आप सबसे पहले देखोगे कि रक्त क्या है, तो रक्त द्रव संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ठीक है, आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। तो शरीर द्रव्य, शरीर का जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, परिसंचरण। तो परिसंचरण जो हम आप पढ़ते हो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम जो परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्लड का हमारे अंगों से ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, हार्ट से अंगों में आ रहा है। तो ये कार्य को आप पढ़ते हो किसके अंतर्गत, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। तो अंगों से हार्ट में, हार्ट से अंगों में किस द्रव्य का परिसंचरण हो रहा है, तो परिसंचरण होता है ब्लड का। ठीक है, तो रक्त द्रव्य संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अगर आपसे संयोजी कनेक्टिव टिश्यू का एक उदाहरण पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि ब्लड होता है। यह द्रवी भाग प्लाज्मा तथा कोशिका कणिका से, ठीक है, प्लाज्मा तथा कोशिकीय कणिका से निर्मित है। कोशिकीय कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के रूप में रहती है। ध्यान दो, देखो जो ब्लड होता है, ठीक है, आपने 12th में ये पढ़ा होगा रुधिर के बारे में, है ना, रक्त के बारे में। रक्त को आप एक नाम रुधिर भी देते हो, ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हो, ब्लड बोलते हो। अब ब्लड का निर्माण हुआ कैसे है, ये चीज आपको देखनी है। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है ये मिलकर बच्चे बने होते हैं, ये बने होते हैं जो हमारे ब्लड, ये बने होते हैं किससे, ब्लड का निर्माण कैसे होता है, ये एक तो होता है कोशिकाओं से, रुधिर कोशिकाओं से, रुधिर कोशिकाओं से, है ना, और प्लाज्मा से, प्लाज्मा से। ठीक है, अब आपको ये पता है आपने कि जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है 55% होती है ना, और हमारे ब्लड में रुधिर कोशिकाओं की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 45% होती है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो हमारा ब्लड होता है, हमने क्या बोला कि जो रुधिर है, रुधिर दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा से और रुधिर कोशिकाओं से। प्लाज्मा की जो मात्रा होती है हमारे ब्लड में 55% होती है, और रुधिर कोशिकाओं की जो मात्रा होती है वो 45% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे हुआ, अगर इसको आप सेंट्रीफ्यूज, एक तरीका ये भी है कि जब आप क्या करोगे, जब आप क्या करते हो, इसकी जांच करने के लिए आप क्या करोगे कि जब किसी भी ब्लड को, ठीक है, आप क्या करोगे, ब्लड को एक इसमें लोगे, एक ट्यूब में लेती हो, ठीक है। अब इस ट्यूब में आपने क्या किया, ब्लड को लिया। तो आप क्या करते हो, जब ब्लड को आप लेते हो तो आप देखते हो कि जो हमारा ब्लड वाला, ठीक है, जो रक्त केशिका वाला भाग होता है, ये कहाँ चले आते हैं, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे। ठीक है, और जो प्लाज्मा वाला हल्का पीला जो प्रद्रव्य होता है वो कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखेंगे, ऊपर की। तो ये जो आपका रेड वाला पार्ट्स है ना, अभी जो आपका रेड वाला पार्ट्स है उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी क्या है, रुधिराणु है। क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रुधिराणु है। देखो ठीक है, हमने क्या किया, एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, ब्लड को लिया। तो हमने क्या देखा, जब इसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया ना, ऐसे ऐसे जब हिलाते हैं, ब्लड को हिलाने के बाद हमने हिलाया तो हमें क्या दिखा कि जो आरबीसी यानी कि जो रुधिराणु है वो कहाँ आ जा रही, नीचे। यानी कि ये क्या हमारी रुधिराणु है, रुधिर केशिका है ना, ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स।
अब ब्लड सेल्स है तो इनमें आपकी क्या क्या होगी, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, और क्या होगा, प्लेटलेट्स, ये 3 होंगी। और इनकी जो मात्रा होगी वो कितनी होती है, 45%। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, ठीक है, जल आ जाएगा और प्रोटीन आ जाएगा, जल, प्रोटीन और कुछ पदार्थ होते हैं। तो इनमें जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 90%, और पूरे की मिलाकर क्या बोलते हो, 55%, ठीक है, पूरे की मिला को क्या बोलोगे, 55%, ठीक है। तो अगर अब आपको मैं बात करूं कि जो हमारे प्लाज्मा होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, तो प्लाज्मा जो बने होते हैं वो जल से, ठीक है, जल से और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और कुछ और भी इसमें पदार्थ होते हैं। तो इनमें 90% तो हमारा प्लाज्मा में क्या होता है, जल होता है, ठीक है। बाकी जो बचा, जो 90 हो गया, बाकी 10% में आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटीन और कुछ और भी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जब रुधिराणु की बात करोगे कि जो रुधिराणु होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके आरबीसी, ठीक है, ये क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इसको आप एक नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो हम बोलते हैं कि जिनके ब्लड में, ठीक है, जिनके आरबीसी में, ठीक है, जिनके ब्लड में या जिनके आरबीसी में क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये क्या है, इनको वर्डक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्डक, और इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, पिगमेंट कहते हो, है ना, क्या बोलते हो, पिगमेंट कहते हो। तो जिसके ब्लड में या जिसके आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड होगा ये हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का। तो जिसके आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, उसका जो रुधिराणु होगा वो कैसा होगा, रेड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आरबीसी। जिसके रुधिर में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, यानी कि उसका ब्लड कैसा होगा, व्हाइट ब्लड होगा, ठीक है, क्या होगा, व्हाइट ब्लड होगा। आपको पता है कि अब इनकी आपको पूरी डिटेल आपने 11th में पढ़ी होगी कि आरबीसी के कार्य क्या होते हैं, आरबीसी के जीवन काल कैसा होता है, आरबीसी का निर्माण कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण क्या है, इसका जीवन काल क्या है। इसी तरह आप थ्रोम्बोसाइट को पढ़ते हो कि थ्रोम्बोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, इसका जीवन काल कितना होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप डिस्कस करते हो, लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ रक्त के कार्य को पूछ रहा है। तो हमने बस यही चीज देखी कि क्या हमने बोला, रक्त द्रव्य संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, यह द्रवी भाग प्लाज्मा तथा कोशिकीय कणिका से निर्मित है। कोशिकीय कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के रूप में रहती है, जो कि आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिली, है ना, आ गया समझ में। अब आगे देखो रक्त के कार्य। तो यह विभिन्न पोषक पदार्थ, गैस, हार्मोन्स इत्यादि को शरीर के विभिन्न ऊतक अंगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखो, आपको ये पता है कि हमारे अंदर जो गैसों का परिवहन होता है ना, गैसों का परिवहन के हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, तो हमारी जितनी भी प्रोटीन्स वाली चीजें, ठीक है, यानी कि विभिन्न पोषक, जो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूध पियेंगे तो हमें कैल्शियम मिलेगी, दाल को खाएंगे तो हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, है ना, और लिपिड वाली चीजें खाएंगे तो हमें वसा मिलेंगी। यानी कि हमारे शरीर के विकास के लिए इन सारी चीजों की क्या है, हमें जरूरत है। तो इन चीजों का फ्लो कहाँ से होता है, हमारे ब्लड के द्वारा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा क्या होता है कि ब्लड जो हमारा होता है हृदय से अंगों में और अंगों से हृदय में जाता है। अब अंगों से हृदय में और हृदय से अंगों में ले जाने का कार्य हमारी क्या करती है, रुधिर केशिकाएं करती है। और रुधिर केशिकाएं क्या होती है, धमनी और सिरा होती है, ये भी आपने 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो रक्त के कार्य में आप क्या लिखोगे कि अब विभिन्न पोषक पदार्थ, जैसे एग्जांपल गैसों का, गैस आपकी क्या हो जाएगी, CO2 और O2, ये दोनों आपके क्या है, गैस है। यानी कि हमने श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को लिया और कार्बन, जब सांस बाहर छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हमने छोड़ा, है ना, सांस अंदर गई, ऑक्सीजन गई, सांस बाहर आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये क्रिया आप देखते हो। साथ साथ हार्मोन्स का, हार्मोन्स क्या होता है आपके अंदर, आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती है उसके द्वारा, हाइपोथैलेमस, ठीक है, कौन सी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस
ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? FSH और LH। अब इनका भी स्राव कौन करेगा? ब्लड करेगा। इसी तरह हमारी थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है। इसी तरह और भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है। तो ब्लड के द्वारा ही इनको क्या किया जाता है? उत्तक अंग में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ओके, तो ये भी आपके अपने एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितनी भी टॉपिक आपको मैं कराई हूँ, आपको सारे टॉपिक को तैयार करने हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मैं मिलूंगी अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तब तक आप सभी बच्चों का धन्यवाद। सभी को बाय बाय, टेक केयर।